पहला लेक्चर सब क्लियर है? तो मेरे ख्याल से हम लोग लास्ट में शायद एग्जांपल्स कर रहे थे। पहले का क्या आंसर आया भाई? 10/19 10/19 तो दो नेचुरल नंबर्स हैं इसमें और 1 से लेकर 20 तक में हम सेलेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 टिल 20 और ये कहता है कि हम दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली। तो सैंपल स्पेस तो क्लियर है 20C2 मतलब जितनी तरीके से हम 20 में से दो सेलेक्ट कर पाएंगे वो सारा सैंपल स्पेस होगा। तो 20C2 हो गया और ऊपर कह रहा है कि देयर सम इज ऑड। तो दो नंबर है उसका सम ऑड कब होगा? लॉजिक जब इवन प्लस ऑड प्लस इवन इवन प्लस ऑड ऑड और इवन का सम ऑड हो गया यानी कि हम लोग बोलेंगे एक ऑड लेंगे एक इवन लेंगे। इस पूरे 20 में आधे ऑड आधे इवन 10 ऑड 10 इवन नहीं मान लो क्या कि 10C1 से एक ऑड ले लिया मैंने और 10C1 से एक इवन ले लिया। प्रोडक्ट क्यों किया? क्योंकि दोनों नंबर सेलेक्ट कर लिए तो मल्टीप्लीकेशन रूल ही लगेगा। तो यानी कि यहाँ से आ सकता है 100/290 मतलब ये हो गया आपका सॉरी 190 ये हो गया आपका 10/90 और अगर हम इवन निकालना चाह रहे हैं सम इज इवन तो 1 से घटा के भी निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया नहीं कि ऑड की अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो इवन की हो जाएगी 1 माइनस ऑड की प्रोबेबिलिटी तो 9/90 हाँ कॉम्प्लीमेंट्री वाले मेथड से। या फिर हम दूसरा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो ऑफ कोर्स पेन से। तो हम लोग बोलेंगे कि 20C2 और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा मेरे ख्याल से 2 टाइम्स 10C1 तो इवेंट चाहिए तो दोनों या तो ऑड लूं मैं 10 ऑड में से 2 ऑड या फिर 10 इवन में से 2 इवन और प्लस क्यों लगाया? ये हमारा 2 ऑड लेते भी काम चल गया और 2 इवन लेते हुए भी काम चल गया तो एडिशन रूल लगेगा तो ये आ जाएगा अपना। तीसरे का क्या है? 2/95 2/95 ग्रेट। तो सिलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम तो नीचे तो वही 20C2 रहेगा और ट्विन प्राइम के लिए अपने पास कोई रूल नहीं है ठीक है ना। जैसे हम ऑड इवन का तो पता चल जाता है कि हाँ ऑल्टरनेट होगा ठीक है ना। ट्विन प्राइम में कहीं भी आ सकता है तो गिनना पड़ेगा नहीं तो 1 के साथ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो एक तो क्या ले सकते हो आप 3 5 फिर 5 7 फिर 11 13 17 19 17 19 तो ये चार कॉम्बिनेशन ही बैठेंगे ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी 2/90 ग्रेट। चलिए तो मेरे ख्याल से इजी थे ये सब और अब अपना आगे बढ़ रहे हैं और अगला एक और इजी हाँ बोलो सर। अब जैसे मैंने इसको करा था तो ये 20C2 वाला ऐसे क्लिक नहीं करा तो मैंने पहले सैंपल स्पेस ले लिया कि जैसे 1 और 2 का सिलेक्ट करेंगे फिर 1 और 3 ऐसे फिर 2 और 3 करेंगे ऐसे तो उन सबको ऐड करके जो फेवरेबल इवेंट्स थे वो निकाल के करा। लेंदी गया ना बेटा? लेंदी गया सर। हाँ तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना क्योंकि ये इतना कठिन नहीं है ना सोचना। मतलब हम सिलेक्शन में सीखते हैं नहीं कि एन में से 8 चीजें अगर सिलेक्ट करना हो तो तरीका NCR है। हाँ सर। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसको रिलेट तो करना पड़ेगा। टूल्स भूल नहीं सकते ना क्योंकि हर बार हम क्या है कि रीइन्वेंटिंग द व्हील नहीं कर सकते। मतलब बार बार बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते। मतलब अगर हम एक चीज लर्न कर चुके हैं टूल तो उस टूल को तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हाँ 2 numbers are randomly selected from the set of first 20 natural numbers.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक मिनट में फिर से लगता है मैंने सेम सेम डाल दिया। टू numbers are randomly selected from the set of first here it is 6 natural numbers. Find the probability that selected pair is co-prime. तो 2/3 आ रहा है। 2/3 आ रहा है। किसी बच्चे का चैट में भी आंसर आया है। Zoom is the new normal. Raghav, great. नहीं चेंज होगा, थोड़ा एबनॉर्मल ही है। सर 2/5 आ रहा है। देखते हैं ऋषिकेश जी, देखते हैं। देखिए क्या कहता है सवाल कि 2 ठो नंबर है, के ठो नंबर है ऋषिकेश बाबू? 2 2 टोटल 6। 6। अच्छा तो देखिएगा 2 नंबर है और हम लोग बोलेंगे कि सेट ऑफ 6 नेचुरल नंबर से सिलेक्ट करना है। तो बताइए 6 से 2 सेलेक्ट करने का तरीका 6C2। 6C2। हाँ वेरी गुड। अब देखिए को प्राइम के लिए कहानी है, पता है ना क्या है कहानी, बताओ। HCF 1 होना चाहिए। HCF एक 1 होना चाहिए। होना चाहिए। इसमें भी कोई वैसा हम निकाल नहीं सकते हैं रूल की डायरेक्ट काउंटिंग हो जाए, तो इसमें भी हमें मजबूरी करनी पड़ेगी, इसीलिए नंबर कम दिए गए। अगर कुछ ऐसा होता एडवांस तरीका निकालने का, ठीक है ना, तो फिर बहुत सारे नंबर दे दिए होते हैं, समझ में आएगा, और उससे लर्न कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, तो बस बेसिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपसे चेक करवाना है और एचसीएफ पता है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो 1 के साथ तो सब होंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो 5 तो यही हो गया भाई। फिर 2 के साथ अब 2 1 नहीं ले सकते हो, हमने 1 2 काउंट कर लिया है, समझ में आएगा। और 6C2 में हमने 1 2 एक ही बार काउंट किया, ठीक है ना। तो 2 3 2 5, तो 2 तो ये हो गया। अब बोलोगे अगला, अगला 3 के साथ 3 4 3 5, तो 2 और हो गए। 4 के साथ अगर आप बोलोगे तो 4 5, ठीक है। और फिर 5 के साथ बोलोगे तो 5 6, तो 5 2 9 2 11 9 2 11, बहुत बढ़िया। 5 2 7 2 9 और 2 11, तो हम लोग बोलेंगे कि 11/15, ये वाला भी ठीक रहेगा। तो देख लो, मेरे ख्याल से 1 वाला शायद मिस किया हो या कुछ ऐसा कुछ किया हो गड़बड़। नहीं सर, वो 5 में वो 1 वाला मिस कर काम नहीं दिया, किया। 6 कर दिया उसको 5 में। Yes, sir. अच्छा 1 1 भी काउंट कर लिया, 1 तो एक ही बार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the chance that the fourth power of the integer what is the chance that the fourth power of the integer chosen randomly ends in the digit 6? कर ले डिस्कस, या किसी को और ज्यादा टाइम चाहिए? तो what is the chance that the fourth power of the integer chosen randomly ends in the digit 6? ठीक है ना। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे डिजिट 6 में एंड हो रहा है, सही है क्या। तो देखो क्या है कि अब कोई ऐसे सोचे कि सर इनफाइनाइट नंबर है, कैसे सोच पाएंगे, लेकिन उसमें जो भी नंबर का फोर्थ पावर करोगे ना, तो सिंस आपको भी पता है कि रिपीटेड पैटर्न होता है, ठीक है, तो पीरियोडिकली दे रिपीट देमसेल्व्स, राइट। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी आप ऐसे इंटीजर लेते हो, मतलब देखो इंटीजर में स्टार्टिंग में कितने भी डिजिट हो सकते हैं,
लेकिन हो सकता है वो 0 पे एंड कर रहा हो। फिर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 1 पे एंड कर रहा हो। फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि इंटीजर 2 पे एंड कर रहा हो। फोर्थ पावर की नहीं बात हो रही है, अभी हम लोग सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे थे। इंटीजर के यूनिट डिजिट से हम अपना अभी काम देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि 7, 8, 9। तो यही पॉसिबिलिटी है, आप कोई भी इंटीजर पकड़ो तो या तो उसका यूनिट डिजिट 0 में एंड होगा, या 1 में, या 2 में, या 3 में, या 4 में, या 5 में, या 6 में, या 7 में, या 8 में, या 9। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 0 में एंड होने वाले थे, कौन? जो 0 में एंड होने वाले थे, तो दोस्त उसका क्या हम सोच सकते हैं कि उसका फोर्थ पावर किस में एंड होगा? जीरो में। जीरो में जीरो पे जीरो होगा में। सर। हाँ, 1 वाला 1 में, 2 वाला 1 6 टू वाला 6 2 पे। से 6 में वाला 6 पे एंड होगा। तो मान लें कि 0 वाला का फोर्थ पावर 0 में, इसका 1 में, 2 वाले का 6 में, 3 वाले का फिर से 1 में, 1 में 1 में फोर्थ वाले का 6 में, 6 में होगा। 5 का 5 में 5 में 6 का 6 में, 1 1 में 6 6 1 में। मान लें कि जो फोर्थ पावर है वो इनमें से किसी में एंड कर रहा होगा, 0, 1, 6, 1, 5 जैसे भी दिख रहा। तो यानी कि अगर मैं फोर्थ पावर पे सोचूं तो फोर्थ पावर या तो 0 में एंड कर रहा होगा, या 1 में एंड कर रहा होगा, या 5 में एंड कर रहा होगा, या 6 में एंड कर रहा होगा। अब कोई अगर यहाँ पे ऐसा सोचे तो आपको बताना है कि क्या सही सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई बोले कि सर जो फोर्थ पावर है या तो 0 में एंड होगा, या तो 1 में, या तो 5 में, या 6 में, और आप पूछ रहे हैं कि 6 में एंड होने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 इज 1 केस आउट ऑफ 4, so this probability should be 1/4. Is this reasoning correct? नो सर। नो सर सर अगर अपन ऐसा एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एक 100 चिल्ड्रन की क्लास है जिसमें 60 बॉयज और 40 गर्ल्स हैं, तो एक चिल्ड्रन के निकलने की प्रोबेबिलिटी या तो गर्ल होगी या फिर बॉय, तो उस हिसाब से चांसेस 1/2 होने चाहिए। पर एक गलत होता है क्योंकि सर नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा होंगे, तो इसलिए आंसर 6/10 आना चाहिए था ओरिजिन। तो इसलिए सर जो 0 आ रहा है वो एक ही बार आ रहा है, पर सर 1 जो आ रहा है वो 4 बार आ रहा है, तो सर उसके वो चारों काउंट करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे इसको ज्यादा बेटर ऐसे समझा सकते थे ना कि हमारे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में, जो कि मैंने बोला था कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला चीज क्या है कि जो हम आउटकम्स की बात कर रहे हैं, दे मस्ट बी इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ये चारों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, लेकिन ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि 0 और 5 की फेवरेबल एक ही केस दिख रहा है, जबकि 1 की बात करें और 6 की बात करें तो दोनों के लिए कितने केसेस हैं? 4 और 4। तो इसलिए ये वाला रीजनिंग इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि हम यहाँ प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें इनके बारे में बात करें, खासकर 0, 1, 5, 6 के बारे में, तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली। तो ये क्लियर है आपको कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाँ, लेकिन 6 के 4 केसेस होंगे आउट ऑफ हाउ मेनी केसेस? 10। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2/5। अगले सवाल पे चल रहे हैं। 6 different balls are to be put into 3 different boxes. 6 different balls are to be put in 3 different boxes, no box being empty. No box being empty. Find the probability of putting balls in equal numbers. Yes, question complete हो गया। एक आंसर सही आया शायद 1/6 इज द करेक्ट आंसर, मुझे जहाँ तक याद है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 6 different balls are to be put into 3 different boxes। तो कि बॉल्स 6 हैं तो और 3 बॉक्सेस हैं,
तो जैसे हम इस बॉक्सेस को B1 B2 B3 कह रहे हैं, तो हमें बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग बॉल्स इन इक्वल नंबर, और यहाँ एक चीज गिवन है कि कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं रहेगा। पहले जैसे आप किसी भी तरीके से बॉक्स नहीं रख सकते हैं सैंपल स्पेस में भी, सॉरी बॉक्स नहीं रख सकते, बॉल नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से नहीं रख सकते, मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 के 6 बॉल्स जो है एक ही बॉक्स में रखें, ये सैंपल स्पेस में ही अलाउड नहीं है। हम लोग सर क्यों अलाउड नहीं है, कि खुद ही कह रहे हैं कि नो बॉक्स बीइंग एम्प्टी, तो यानी कि जो सैंपल स्पेस में हमें रखना चाहिए, क्या हमें जो सैंपल स्पेस में रखना चाहिए वो आपको समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए, कि नो बॉक्स बीइंग एम्प्टी वाला कंडीशन लगेगा। तो देखो उसको करने के दो तरीके होते थे, एक तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन टाइप वाला खेलते थे कि अगर 6 बॉल है, जैसे कि मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, तो हमने कि एक केस हो सकता है कि हम 3 रख दें, एक में 2, एक में 1, वही पहले एक रख दिया, फिर जो 3 सरप्लस बना, नहीं सॉरी हाँ 3 सरप्लस जो बना उसको हमने फिर 2 1 रख दिया, या फिर किसी एक कोई 3 दे दिया तो ऐसा वाला एक केस बन गया, या फिर तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ऐसा वाला केस बना, याद है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप वाला था, और दूसरा शायद था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन करके समझाया होगा कि भाई टोटल में से घटाओ, ठीक है। तो अब क्या है कि अब कोई ऐसा नहीं सोच ले यहाँ पे कि सर अच्छा इक्वल नंबर में रखना है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, नो बॉक्स एम्प्टी तो 1/3, ये सही रीजनिंग नहीं है फिर से। और रीजन उसका फिर से वही है कि जो 3-2-1 की प्रोबेबिलिटी है वो 4-1-1 की नहीं है, और 2-2-2 की वो नहीं है, समझ में आएगा? तो फिर से 1/3 टाइप का आंसर हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, या फिर 1/2 टाइप का भी नहीं कर सकते हैं कि या तो बॉल इक्वल नंबर में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी नहीं कर सकते हैं, वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि चाहो तो सबके लिए कर लो पहले कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कंटेंट का, नहीं ग्रुपिंग कर रहे हैं पहले, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये दोनों इक्वल के लिए 2 फैक्टोरियल, राइट, और इधर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 3 इक्वल ग्रुप के हिसाब से 3 फैक्टोरियल, और तीनों बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, हालांकि ये कट जाएगा 3 फैक्टोरियल। हाँ, लेकिन फिर भी ये लिखना तो जरूरी है, क्या बोलते हो, ठीक है ना। तो 6 फैक्टोरियल और इक्वल में जाना है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इनटू 3। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, दिस इज गोइंग टू बी 1/6। और दूसरा तरीका है सैंपल स्पेस को कैलकुलेट करने का, याद है क्या? 3 की पावर 6, क्या 3 की पावर 6, जब हमने बोला कि सबको पहला बॉल 3 तरीका, दूसरा बॉल 3 तरीका बॉक्स में रखने का, तीसरा 3 तरीका, छठा 3 तरीका, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा देखिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, माइनस। अब हम पहले क्या घटाते हैं कि एक बॉक्स खाली हो, तो 3C1 से एक बॉक्स को खाली कर दिया, और 2 की पावर 6 कि बाकी जो बॉल है वो बचे हुए दोनों में जाए, समझ में आएगा, जैसे 3C1 से B1 पकड़ लिया, और बाकी इन दोनों में हमने बॉल्स रख दी, तो 2-2 तरीका। लेकिन इसमें वो भी घट गए जिसमें 2 बॉक्स खाली होंगे, तो उसके लिए फिर जोड़ना भी पड़ता है क्योंकि ज्यादा टाइम घट गया होंगे यहाँ पे 6 टाइम, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं 3C2 इंटू 1 की पावर 6, अगर याद हो, और नहीं तो एक बार रिवाइज कीजिएगा। सर ऊपर एक 3 फैक्टोरियल भी तो आएगा अपॉन में हाँ, फर्स्ट वाले में। यहाँ मिस नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, तो मिस हो गया, ठीक है अभी। तो ये दोनों तरीके मेरे ख्याल से क्लियर है, नहीं है तो एक बार जरूर 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 देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 21 टिकट्स, out of 21 tickets numbered from 1 to 21, 3 are drawn. 3 are drawn at random. Find the probability.
that the numbers on them are in AP। ये इस तरह का PMC में एक आध सवाल होता है, ठीक है। एक तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस पकड़ पकड़ करें, लेकिन वो काफी लेंदी सा हो जाएगा। जिसमें एक और ऑल्टरनेट तरीका बतलाया जाता है PMC में। जैसे आप पहले सोचो कि सर कॉमन डिफरेंस 1 हो जाए तो उसमें कितने बनेंगे। तो देखो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। अब ऐसे काउंट करने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट लास्ट वाला काउंट कर लो, उसी से पता चल जाएगा। जैसे अगर हम लास्ट AP सोचें तो 1 2 3 2 3 4 ये कंटिन्यूअस बन रहे हैं, समझ में आया क्या? तो 1 2 3 4 बोला तो पहला बना, 2 3 4 बोला तो दूसरा बना, 3 4 5 बोला तो तीसरा बना। तो 19 20 21 ये लास्ट AP बनेगा। तो कॉमन डिफरेंस 1 वाले कितने बन जाएंगे? 19। 19 डिफरेंस 2 वाले अगर आप सोचोगे नहीं तो 1 3 5 16 2 4 6। तो ऐसे ही देखना, 21 से पहले आओ 2 तो 19, 19 से 2 पहले आओ तो 17, यानी कि 17 इसमें कितने बन जाएंगे? 17। आप देख लो ऐसे ही चलता जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस 3 वाले सोचो, 15 हाँ 15। तो ऐसे चलते चलते हम लोग फिर बोलेंगे कि लास्ट में जो भी होगा कॉमन डिफरेंस 10 वाला आएगा शायद, कि एक के बाद 10 11 11 10 21। तो इसमें एक ही आएगा ना शायद। तो एक तो ये तरीका है किस तरीके से आप निकालो, लेकिन इसमें एक दूसरा तरीका बतलाया जाता है जो काफी इंटरेस्टिंग सा होता है। याद है क्या? कि जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग बोले कि ABC 3 नंबर है AP में और 1 to 21 है, मतलब हम ABC को इंटीजर मानते हुए चल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ABC 3 नंबर है किसमें है? AP में, तो डेफिनेटली 2B इक्वल टू A प्लस C होगा, AP में है तो। अब यहाँ पे एक पॉइंट मेरा ये है कि अगर मान लीजिए A और C हम सेलेक्ट करते हैं, सपोज कर लो समथिंग सेलेक्ट कर लिया, A को कुछ मान दे दिया, C को कुछ मान दे दिया, सब मान दे दिया, समझ में आएगा? तो B हम अपने मन से सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर ये तो कंडीशनल sir. है। नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग बोले अगर A और C मैंने सेलेक्ट करके इसमें दे दिया तो B फिक्स हो गया अपने आप, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हम A को ऑड और C को इवन ले सकते हैं क्या? नो सर, नो सर। नो odd आ सर जाएगा। बी इंटीजर नहीं आएगा। अगर ABC इंटीजर है तो A को ऑड और C को इवन ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सम राइट हैंड साइड का ऑड है और लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा? इवन। इवन समझ रहे हो? तो यानी हम बोले A और C या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, यही हो सकता है, और कोई केस नहीं हो सकता है। तो हम लोग 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में तो 21C3 विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, किसी को इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फेवरेबल बना रहे हैं, तो फेवरेबल में मैं क्या कह रहा हूँ कि A और C सिलेक्ट कर लेता हूँ और B अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने A को, हाँ इसमें ध्यान है ना, या तो दोनों ऑड लेना है या तो दोनों इवन। तो ऑड कितने हैं? 1 से 21 में 11, 1 3 5 करके 11 होगा, और इवन कितने होंगे? 2 4 6 करके कितना होगा? 20। तो 10 ये हो गए। तो 11 ऑड है और 10 क्या है? इवन। और मैं फर्स्ट और लास्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, या तो दोनों ऑड लूंगा या दोनों इवन लूंगा। और बी के लिए मैंने क्या बोल दिया, वो अपने आप आ जाएगा। जैसे आपने मान लो कि ए को 1 लिया और सी को ले लिया 5, तो बी अपने आप 3 हो गया। अगर मान लो आपने ए को ले लिया 3 और सी को ले लिया 21, तो बी अपने आप मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा? 12। 12 समझ में आ रहा है? तो हमें बी को सिलेक्ट करने में जोर नहीं लगाना है। ए और सी अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया ना, तो बी अपने आप सेटल हो गया। ऐसे ही आप कोई भी 2 इवेंट पकड़ लो, जैसे अगर आपने 2 और 4 लिया, तब कोई बोलेगा कि सर 2 और 4 लिया तो सर तीसरा नंबर तो आएगा ही नहीं। अरे आएगा ना, 3 आएगा, क्यों नहीं आएगा? जरूरी नहीं इसी सेट से आए, वो कहीं से भी आएगा, लेकिन आएगा तो सही ना। तो हम बस यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक दे रहे हैं कि या तो दोनों ऑड लेंगे या तो दोनों इवन लेंगे, सही है। तो ऑड 2 लेने के तरीके क्या होंगे? 11C2। 11C2 और 2 इवन लेने के तरीके क्या होंगे? 10C2 NC2 तो अब निकाल लीजिए आप, ठीक है। ये यही आएगा जो आप लोग शायद बोल रहे हैं, 10/133 ना, हाँ सर। चेक कर लीजिए। तो एक ये तरीका होता है अगर हमें 3 नंबर को AP में सिलेक्ट करना होता है, जो प्रीवियस से बेटर है। अगला सवाल है, A has 3 shares in a lottery
A has 3 shares in a lottery in which there are 3 prizes and 6 blanks. 3 prizes and 6 blanks. B has 1 share in a lottery in which there is 1 prize and 2 blanks. Find the ratio of A chance of success to B chance of success. जैसे लॉटरी होता है ना, लॉटरी मतलब मान लो तुम अब तो पता नहीं ऑनलाइन लॉटरी वगैरह होता होगा, पहले जैसे कागज वगज की लॉटरियां होती थी, तो कोई नंबर वंबर से गेम चलता था, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक लॉटरी है जिसमें 9 टिकट्स हैं, समझ में आएगा, जिसमें अगर कोई 3 टिकट्स मतलब कोई पर्टिकुलर 3 टिकट्स अगर आपके पास हैं या उनमें से कोई भी एक है तो आपको प्राइज मिलेगा। और मान लीजिए इन 6 ब्लैंक्स में अगर आपके पास कोई 3 टिकट है, समझ में आ गया, तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा। तो सोचिए एक बार और उसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। सर इसमें समझ नहीं आ रहा है सर। अरे मान लीजिए कि 9 चॉकलेट का रैपर है, बस मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक तो बयाम में रखल है, ठीक है, 9 तो रैपर रखल है, और उसमें 3 रैपर के अंदर सही में चॉकलेट है और बाकी 6 जो है ना ऐसे आवाज करेगा बस, ठीक है ना। तो अब आपको बतलाना है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी उसमें से एक रैपर उठा रहा है और मान लो उसमें चॉकलेट मिल गया तो उसको प्राइज मिल गया, ऐसे ये भी नहीं समझ में आया तो कैसे समझाया। लेकिन एक के पास ऐसे 3, एक के पास 3 है, एक नहीं है, तो ध्यान करते हैं डिस्कस, ठीक है ना। जैसे मतलब ए के पास 3 शेयर है किसी लॉटरी के, ठीक है ना, और उसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से कुछ ऊर्जा टाइप चिट टाइप का है, सब देखने में एक जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं सोचेगा सर सबके साइज अलग अलग है। तो मतलब आप ऐसा सोच लो कि कोई 3 है जिसपे क्या लिखा हुआ है पी, ये टोटल 9 लॉटरीज हैं, और हम लोग बोले कि बाकी जो 6 है ना उस पर बी लिखा हुआ मतलब ब्लैंक। अब जैसे मान लो कि ए के पास, सोचना एक बार कि अगर इनमें से कोई 3 टिकट होता है, ठीक है, उसको तो प्राइज नहीं मिलेगा ना, उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लो उसके पास इसमें से कोई भी एक टिकट होता है, मान लो ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, ठीक है ना, ये तीनों है या 2 है इनमें से और एक इनमें से, तो इन सब किसी उसको प्राइज मिलेगा तो ही विल बी सक्सेसफुल, राइट। तो प्राइज मिल रहा है, इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो अगर कोई बोल रहा है कि व्हाट इज द ए चांस ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चांस ऑफ सक्सेस, तो मैंने बोला कि 1 माइनस फेलियर, वो डायरेक्ट निकल जाएगा। नहीं तो अगर आप सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 3 केसेस शायद बनाने पड़ेंगे कि उसके पास ये 3 पी हो, या फिर इनमें से 2 पी हो, 1 ब्लैंक हो, या फिर 1 पी हो और 2 ब्लैंक हो, फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि 1 में से फेलियर हटा लेते हैं, तो हम लोग बोले सैंपल स्पेस क्या है कि 9 में से कोई भी 3 टिकट हो सकता है, और फेलियर कब होगा जब इन 6 में से 3 टिकट आएगा, दैट इज 6C3।
तो मुझे लग रहा है कि 1 माइनस 20 अपॉन ये 84 होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी 16 अपॉन 21, ए के सक्सेस के चांस। ठीक है, अभी कोई बोलता है मेरे को बी के सक्सेस के चांस, तो उसका तो बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक प्राइस है और 2 ब्लैंक है, और उसको प्राइस तभी मिलेगा जब उसके पास यही वाला टिकट हो आउट ऑफ कितने 3, तो 1/3। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो इज गोइंग टू बी व्हाट 16:7। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। odds in favor, odds in favor and odds against। मैं बोलूँगी ये क्या है, तो जैसे अगर कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े हो या कभी इस तरीके से कमेंट्री वमेंट्री सुना हो, तो जैसे इस तरह की स्टेटमेंट्स अमूमन आपको मिल जाएंगे कि ऑड्स इन फेवर दैट द इंडिया विल बीट पाकिस्तान टुडेस मैच 5-3, मतलब इस तरीके से कुछ एक लाइन मिल जाएगी। और बोलोगे सर हिंदी वाले पेपर में नहीं, हिंदी वाले में नहीं मिलेगी, इंग्लिश वाले में मिलेगी। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर दैट इंडिया बीटिंग पाकिस्तान इन सम मैचेस 5-3, उल्टा बोल देते ऑड्स अगेंस्ट होगा। अच्छा, तो जैसे कभी भी ऐसा है कि ऑड्स इन फेवर बतला रहा है, तो क्या बतलाता है एक्चुअली ऑड्स इन फेवर? जैसे कोई भी बोला कि ऑड्स इन फेवर ऑफ दिस इवेंट, तो वो रेशियो बतलाता है। अब बोलो किस चीज का रेशियो बतलाता है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस नॉट फेवरेबल। समझ में आएगा? तो अगर कोई बोलता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए निकालना या ऑड्स इन फेवर ऑफ ए दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है या क्या निकालना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज रेशियो। किस चीज का रेशियो? तो ले कि ये रेशियो होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए अपॉन total number of cases not favorable to it। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अगर odds in favor of event A निकालना है, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए अपॉन दिस। अगर हम ओरिजिनल अपने प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन को याद करें, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए, दिस वाज m, एंड नॉट फेवरेबल टू इज गोइंग टू बी टोटल में से m हटा दो। और अगर आप n से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ठीक है ना, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर लो, तो ऊपर आपको दिख जाएगा PA और नीचे क्या दिख जाएगा आपको, PA बार। आपको समझ में आ रहा है कि PA बार कैसे दिख जाएगा? n डिवाइड करते ही m/n हो गया PA, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस m/n, दैट इज 1 माइनस PA, दैट इज PA बार। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑड्स इन फेवर क्या होगा, सॉरी ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो ऑड्स अगेंस्ट है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ केसेस नॉट फेवरेबल टू ए, उल्टा रेशियो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू। तो आपको इसमें समझ में आ रहा है कि जस्ट उल्टा रेशियो हो गया, मतलब PA बार अपॉन क्या होगा, PA बार अपॉन क्या हो जाएगा दोस्त, PA। देख लो बार, जैसे अगर कोई कहता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 5:12, तो इसको प्रोबेबिलिटी मत समझ लेना। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और बोलते हैं कि सर थोड़ा सा भूल गए थे, बस वही थोड़ा सा भूलने के कारण दिक्कत हो जाता है।
तो आपको रीड करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी लिखा है, ऑड्स इन फेवर लिखा है, समझ में आएगा। तो अगर कोई बोलता है कि ऑड्स इन फेवर इज 5:12, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 केसेस उसके फेवरेबल है और 12 केसेस क्या है, नॉट फेवरेबल। तो अगर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, 5/17 17 का खतरा। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने लिखा कि अगर वो बोला है कि odds in favor is 5:12, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे 5/17 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो कभी भी अगर क्वेश्चन तुमसे बोलता है प्रोबेबिलिटी की जगह कि odds in favor निकालो, तो आप निकालो तो प्रोबेबिलिटी। समझ में आएगा, ताकि हमारा बेसिक बिल्कुल इंटैक्ट रहे। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ दिस इवेंट, ठीक है ना, तो हम निकालें उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया 5/17, तो ये बिल्कुल बंद आंखों से दिख रहा है कि 5 केसेस फेवरेबल हैं, टोटल केसेस 17 हैं, तो 12 केसेस फेवरेबल नहीं होंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो कभी भी आपको ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट निकालना है तो डायरेक्टली आप ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट पे जंप मत करो, आप तो निकालो प्रोबेबिलिटी बिंदास, और वहां से टोटल केसेस फेवरेबल और टोटल केसेस का रेशियो होगा, तो वहां से आप इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हो ऑड्स इन फेवर को या ऑड्स अगेंस्ट। उल्टा, अगर कभी भी ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना भी आसान है या नहीं, सोचो। यस 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 सबके लिए है। चलिए अगला सवाल है कि मान लीजिए कि एक बैग है, झोला है, इस बैग में किताबें नहीं, किताबें नहीं। ठीक है, हम लोग बोलेंगे इस बैग में क्या है, 5 रेड बॉल्स, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, 4 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि एक बैग में ये सब ये दिया हुआ है, और अब क्या कह रहा है कि 3 बॉल्स येलो येलो रेड, 3 balls are drawn simultaneously and randomly from the bag under room temperature। ठीक है, अंडर रूम टेम्परेचर लिख लेना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, फाइंड द odds against these being all रेड। क्या निकालना है आपको, odds against these being all red, बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर 5 रेड बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं और आप क्या कर रहे हैं, 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस 9C3। तो हमारे को निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी से बात की कि तीनों के तीनों रेड, तो बहुत ऑब्वियस है ना, ऊपर 5C3 रख दें, ये तीनों रेड होगा, तो इन्हीं तीनों में से हम बॉल खींच रहे होंगे, तो 5C3 इज गोइंग टू 10, और ये शायद अभी देखा था ना, ये 84 ही आया था। सर लेकिन यहाँ पर डिफरेंट तो बोला ही नहीं है। अच्छा, तो एक क्या होता है कि बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर यहाँ डिफरेंट नहीं बोला है, यहाँ पे आइडेंटिकल हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सा प्रश्न है, समझ रहे हो, बहुत खतरनाक है। अब जैसे अगर हम इसमें थोड़ा सोचने की कोशिश करें, थोड़ा नहीं समझने की कोशिश करें, जैसे अपन ने देखा होगा कि 2 डाइस हैं, सुन लेना, नहीं तो बार बार इस तरह के अगर कंफ्यूजन आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ना कम हो जाएगी। जैसे मान लो 2 डाइस हैं, ठीक है,
इसको जब उछालते हो तो कितने केसेस आते हैं सैंपल? 36। 36। जिस बच्चे ने सवाल पूछा उसका भी 36 आता है या उसका डिफरेंट है कुछ? मतलब हाँ 36 क्या बोला था मैंने। 36 आता है। अरे आवाज से कैसे पहचानूंगा? तू लता मंगेशकर पहचानी भाई मेरे। तो ये ऋषिकेश कुमार का नाम फ्लैश क्यों कर रहा है स्क्रीन पे? अच्छा, तो हेलो बोले क्या कि 36 केस आते हैं। तो जैसे ये डाइस तो कैसे दिखते हैं? सेम। सेम आइडेंटिकल टाइप। तो इसमें 36 क्यों लेते हैं? 2 डिफरेंट डिफरेंट नंबर शो करते हैं। 2 1 कर रहा है या 1 2 कर रहा है तो सेम हो गया ना, आइडेंटिकल है ना। आ गया समझ। तो हमने जैसा कि पहले दिन ही बोला था कि ये ब्रांच ऑफ क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा? जितनी भी तरीके से डेटा जनरेट किया जाएगा उन सबको हम डिफरेंट ही मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे अगर डाइस की बात करें तो इसका 1 इसका 2 या इसका 2 इसका 1 दे विल बी कंसीडर्ड एज 2 डिफरेंट पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। ऐसे ही अगर कोई बोले रेड बॉल और ग्रीन बॉल के बारे में, मान लो ये आइडेंटिकल भी हैं, मतलब सारे के सारे जो बॉल हैं ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा ही दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है तब तो बात ही अलग है, तब तो आप ये लगाओगे ही। समझ में आएगा? लेकिन अगर ये सेम भी दिख रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, तो भी इसमें से 2 बॉल उठाने की जो प्रोबेबिलिटी के लिए हम इसमें से 3 बॉल निकाल रहे होंगे ना, तो हाउ मेनी केसेस विल बी काउंटेड? 5C3। जैसे इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये 5 बॉल्स हैं, इसमें से अगर हम कोई एक बॉल उठाएं, ठीक है ना, या ये 5 रख लेते हैं और 2 और मिला देते हैं, जैसे ये, तो जैसे एक पिंक बॉल को उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ पिंक बॉल? पिंक दिख रहा है ना? 5/7. 5/7. 5/7। और नो, हाउ? ये तो हाफ होगी ना, क्योंकि बॉल उठाओगे या तो पिंक होगा या तो रेड होगा फिर से। इक्वली लाइकली नहीं है। No sir, equally likely नहीं है. Equally likely नहीं है। यार आइडेंटिकल है ना यार, वो भी तो देखो। डिफरेंट कहाँ बोला मैंने? ये आइडेंटिकल बनाया ना, मैंने बोला था कि आइडेंटिकल है। जैसे अभी सवाल क्या था, आप समझ रहे हो? सवाल ये था कि ये जो 5 बॉल हैं वो डिफरेंट है या आइडेंटिकल है, इससे क्या प्रोबेबिलिटी पे असर होता है? तो मेरा जवाब है नहीं, इससे हम प्रोबेबिलिटी पे असर नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जो हम आईटी का सिलेबस पढ़ते हैं, अगर कुछ हाई फंडे में जाके कुछ चीजें हो रही हो तो उसको अपन अभी दिमाग में नहीं रखेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल बेसिक सेंस से अगर हम बात करें तो मेरे को बस इतनी बात का जवाब चाहिए कि जब हम इसमें से कोई एक पिंक बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या ये हाफ होगा? नहीं, या होगा? तुम ही लोग बताओ पहले। नहीं होगा सर. नहीं होगा। ठीक है? नहीं होगा. ये नहीं होगा उसके लिए भी है ना, जिसने बच्चे ने पूछा था, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये नहीं होगा क्योंकि ये इवन दो आइडेंटिकल है तो हम लोग बोल सकते हैं 7 में से 5 केसेस हैं, तो हम की प्रोबेबिलिटी तो 5/7 ही लेंगे, नहीं तो फिर से वही सारी चीजें, समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग वाले जो मैंने डायलॉग्स मारे थे तो वो सब फिर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि यहाँ 5C3 लिखना चाहिए और यहाँ 9C3 लिखना चाहिए। समझ में आएगा? तो दिस इज गोइंग टू बी 10/84। तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे? 5 और नीचे कितना हो जाएगा? 42। और अगर ऑड्स अगेंस्ट निकालना है तो नीचे होगा केसेस फेवरेबल 5 और ऊपर क्या होगा? नॉट फेवरेबल। तो 37 केसेस नॉट फेवरेबल होंगे। तुम लोगों ने भी यही बताया ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, 37:5। क्लियर है सबको? अब ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना आइडेंटिकल और इसका? अगर है तो अभी क्लियर कर लो, नहीं तो फिर बार बार वो नहीं चलेगा। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा रहता है बैग कंटेन्स 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स, तो क्या करोगे? यही होता। सेम होगा. पक्का ना? या लग रहा है कि नहीं सर अभी भी थोड़ा बहुत तो सर हो सकता है ना? No sir. नहीं ना? ठीक है, चलो कोई लिख रहा हो तो बतलाओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर नोट कर रहे हैं. हाँ कर लीजिए।
सर अगर ये आइडेंटिकल हो तो 5C3 लिखना सही है, मतलब ये तो तब होता है ना जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो। हाँ, यही मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से। हम यहाँ प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात कर रहे हैं। जब हम परम्यूटेशन, मतलब यही सबसे बड़ा डिफरेंस है परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना? कि अगर जैसे अभी मैंने जो तुमसे सवाल पूछा, यही सेम ही तो सवाल पूछा ना, हमने डिफरेंट थोड़ी पूछा। जैसे अगर तुम यहाँ पे 5 और अपॉन 7 लिख रहे हो, तो तुम एक्चुअली तो यही कर रहे हो ना, 5C1 अपॉन 7C1। तुम ही बताओ, तुमने सही किया। यस सर, ये तो ठीक है सर, मैं ये नोटेशन कैसे की ये बात कर कैसे रहा हूँ। ये कैसे नोटेशन से क्या लेना देना? हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो हमारे ऊपर है ना। नोटेशन से तुम्हें इसमें क्या लेना देना? हम इसको, अच्छा तुम कह रहे हो कि सर मैं डायरेक्ट इसमें 10 लिख देता और इसमें 84 लिख देता, मन में ऐसे सोचता कि अच्छा 5 10 लिख देता। अब ठीक है बेटा? नहीं सर, एक्चुअली अगर मान लो सब्जेक्टिव पेपर होता तब भी हम ये लिख सकते हैं क्या? यही तो समझने की तब से कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इस बात का फर्क नहीं पड़ने वाला है कि वो आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। आइडेंटिकल के लिए भी सेम साइन यूज होगा और डिफरेंट के लिए भी सेम साइन यूज होगा। हाँ, लेकिन परमुटेशन में कोई बोलता कि यहाँ से हम एक पिंक बॉल निकालते हैं, इसको हटा दो, तो कितने नंबर ऑफ वेज है? तो परमुटेशन की बात अलग है, उसमें हम लोग नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं, तो वहां हमको पता है कि ये सब आइडेंटिकल है, तो देयर इज ओनली वन वे। लेकिन जब हम वही काम प्रोबेबिलिटी में कर रहे हैं, तो हम लोग जितनी तरीके से वो डेटा जनरेट होगा उन सब चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। और ये काफी लॉजिकल है अगर आप ध्यान से सोचें। ये आंसर कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि जो 5 केसेस हैं और इधर 2 हैं फेवरेबल, समझ में आ गया? तो ये इक्वली लाइकली नहीं है जो कि आप ये कंसिडर करो। और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन भी यही कहता है। तो हम लिख रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने 5C3 क्या लिखा है? हमने 5C3 तो यही लिखा है ना कि हम उसमें से 3 रेड बॉल निकाल रहे हैं। अगर आपने 1 लिख दिया उसकी जगह, तो वो गलत है ना, यस सर। कि वो सही है? वो मेरे हिसाब से गलत है। कि आपने बोला कि नहीं यार सर, अगर इसमें से कोई बोलता 3 रेड बॉल निकालने के वेज बताओ, तब तो मैं 1 ही बोलूंगा। लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस बैग से हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं 3 रेड बॉल की, तो अब हम एक नहीं बोल सकते ना उसमें। यस सर। तो ये डिफरेंस सबसे बड़ा है प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन में। इवन दो अगर वहां आइडेंटिकल रेड बॉल लिखे, आइडेंटिकल ग्रीन बॉल लिखे, प्रोबेबिलिटी अगर सवाल का पूछ रहा है तब तो आपको यही करना पड़ेगा, जो कि आपको तर्क संगत मेरे ख्याल से मैंने यहाँ से समझा दिया। अब आप बोलोगे नहीं सर मैंने 5/7 डायरेक्ट लिखा। आपने किया तो ये है ना कि 5 में से एक बॉल चूज किया है ऊपर के लिए, यस सर। ठीक है? तब आप बोलोगे सर 5C1 नहीं लगा सकते क्योंकि 5 आइडेंटिकल है। यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। अब तुम बोलो किसी दिन की सर टाइम जो नेगेटिव आया था हमने क्यों रिजेक्ट कर दिया, ये भी तो आ ही रहा है ना, आंसर है। अब आप नहीं सोच सकते हो टाइम नेगेटिव t=0 से आपकी कहानी चालू होती, तो हमें तो भाई हमको पता नहीं कि हम टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लो कि हम एक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब मुझे अभी इक्वेशन एग्जैक्टली, अच्छा चलो 3 और -1 ले लेते हैं ना। ऐसा एक क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, तो इसके रूट तो होंगे ना 3 और -1। लेकिन जब यही वेरिएबल को तुम बोल दोगे कि नहीं यार ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, तो -1 हटाओगे। तो वेरिएबल से मतलब नहीं ना, हम उसके पीछे क्या सोच रख रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप 5C3 लिखिए या डायरेक्ट 10 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप काम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वो सारे डिफरेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा 2 important sample spaces। टू इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेसेस में पहला सैंपल स्पेस हम लोग देख रहे हैं throwing a pair of dice। throwing a pair of dice। जैसे ये जो है फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग सैंपल स्पेसेस या एक्सपेरिमेंट्स में से है, समझ में आएगा? तो एक बार इसको अच्छी तरीके से लिख के दिखा देते हैं सो दैट कि आपको कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम एक पेयर ऑफ डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या केसेस हैं उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आपको पता है शायद कि एक हो सकता है कि पहले पे भी 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए।
पहले पे 1, दूसरे पे 2, ये सब डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, नेक्स्ट 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ऐसे नहीं कि सर थक गए तो बस रहने देते हैं। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। और लास्ट कॉलम किसका आएगा पीरियोडिक टेबल में? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ठीक है, तो ये टोटल मेरे ख्याल से आपको दिख गए होंगे 36 केसेस आएंगे, नहीं? और अगर कोई इसमें इस तरह के सवाल जैसे पूछता है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि दिस इज गोइंग टू बी द सैंपल स्पेस। अब इस पे बेस्ड बहुत तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत तरीके के, मतलब बहुत ज्यादा तरीके के, समझ में आएगा? तो जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जैसे कुछ इस तरह के अगर हम सवाल लिखते हैं, जैसे मान लो कि कोई बोलता है कि व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू फेसेस इज 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? Sum of the two faces is 2. What is the probability? 1/36. 1/36. 36. Probability that the sum of the two faces is 3. 1/18. 1/18. 1/12. 1/12. 1/12. 1/18. 1/18. The probability that the sum of the two faces is 4. 3/36. 1/12. 3/36. 3/36. 1/12. Sum of the two faces is 5. 1/9. 1/9. 1/9. 9. Sum of the two faces is 6. 1.6. 5/30. 1/6. 5.36. 5/36. 1/6 आ रहा है कुछ बच्चों को? नहीं सर, नहीं. Sum of the two faces is 7. 1.6. 1/6. 1/6. ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे आ गए हैं, आप देखना हम लोग इस पे आ गए हैं, ये डायगोनल पे दिख रहा है क्या? Yes, sir. अगर अब बात करें sum of the two faces is 8. 5/36. 5/36. अब ये कम होना चालू हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू फेसेस 9. 4/36. 4/36. 4/36. 10 के लिए, 3/36. 3/36. 11 के लिए, 2/36. 2/36. 12 के लिए। 1/36. फिर से वो साइक्लिक ऑर्डर में 1/36 से हाईएस्ट 6/36 देन कमिंग बैक टू 1/36। मतलब अगर कभी इस तरह की बैटिंग चल रही हो, बैटिंग चल रही हो, ठीक है ना, जैसे पेयर ऑफ डाइस लुढ़का के और उसके सम ऑफ द फेसेस पे बैटिंग चल रही हो, समझ में आ गया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि विच वन इज द मोस्ट प्रोबेबल ट्रू, विच वन इज द मोस्ट प्रोबेबल ट्रू, बताओ। 7. 7. प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि सम ऑफ द टू फेसेस क्या है? 7। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और कोई ये सुन के और समझ के और सर ने पढ़ाया था, अच्छा सर ने बताया था, तो सम ऑफ द टू फेसेस 7 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो जाते ही पैसा लगा दिया कि सर 2 करोड़ मेरे साथ थे, और उसके बाद मान लो कि आ गया 5। अब बोले कि देखो गलत पढ़ा दिया। देखो, मोस्ट प्रोबेबल थ्रो का मतलब ये नहीं कि उसने फेंका और 7 आ गया। मोस्ट प्रोबेबल थ्रो का मतलब कभी भी ये नहीं होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं, सॉरी एक्सपेरिमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो जो सम 7 वाली चीज है वो ज्यादा बार आने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू दिस। समझ में आएगा? इसका कभी भी ये मतलब नहीं हुआ कि आपने पेयर ऑफ डाइस लुढ़काया और 7 आ गया क्योंकि सर मोस्ट प्रोबेबल थ्रो क्या, नहीं। हालांकि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, सम ऑफ द फेसेस 4 भी आ सकता है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोलता है 90%, तो आदमी सोचेगा अच्छा बहुत हाई चांसेस हैं, 90% है, अच्छा। तो यानी कि अगर हम इस इवेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज है, बोले अच्छा ये हो ही जाएगा, नहीं, वो प्रोबेबिलिटी है, उसका होने और नहीं होने से कोई लेना देना नहीं। 90% मतलब ये 10% चांस ऐसे हैं कि वो नहीं भी हो। समझ में आ गया?
तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज नो वे कनेक्टेड विथ कि भाई वो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, दैट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। हाँ, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 100%, फिर तो भाई होगा ही होगा, फिर तो उसको कोई नहीं रोक सकता। समझ में आएगा? तो इस बात का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी के साथ अच्छा 80% प्रोबेबिलिटी है तो हो ही गया, नहीं, वो नहीं गया। समझ में आया? जैसे होता है ना, बांग्लादेश इंडिया का मैच चल रहा है, एकदम धमाधम धमाधम धमाधम, एकदम लास्ट ओवर तक मैच चला गया है और 2 बॉल बाकी है, एक बंदा ऐसे कुछ आउट हो गया, अब बांग्लादेश वाले जश्न मनाने लग गए। अभी भी 1% प्रोबेबिलिटी बाकी थी कि हो सकता है कि इंडिया जीत जाए, और जैसे ही जश्न मना के निकलते हैं पता चलता है इंडिया जीत जाती है। तो देखा होगा ना, कोई मैच था, मेरे को याद नहीं आ रहा है 2016 वर्ल्ड कप से। Yes, sir. 2016 वर्ल्ड कप, तो पहले ही जश्न मनाने लग गए थे 2 गेंद पहले, और धोनी ने फिर उनको बिखेर दिया था, जैसे कुछ ऐसा हुआ था। हाँ सर, लास्ट में रन आउट कर दिया था। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 99% चांसेस था उस समय कि बांग्लादेश जीत जाए, बांग्लादेश जीत नहीं गई। ठीक है, तो इस चीज का भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट मत कीजिए कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब किसी ने आपको बोल दिया, कोई टिप दे दिया कि भाई किसी के फादर को दे दिया, किसी के पिताजी को दे दिया कि भाई देखो ये वाले शेयर में पैसा लगाओगे ना तो 80% चांसेस है ना भाई साहब, डबल, 3 दिन में डबल। अब दादी ने पैसे लगा दिए सब। अब 80% सुनना मतलब जो फिगर होता है 80% सुन के लगता है कि हाँ 80%, मतलब ऐसा आदमी को लगता है कि हो ही गए। तो अब पता चले कि यार 3 दिन में वो डबल का चौथाई भी नहीं बचा। समझ में आएगा? और फिर अरे हमने बोला तो था 80% चांस है, 20% तो था ना कि नहीं होने वाला था। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपने फेंका और 7 आ गया और बाद में बेचारे मास्टर को गरिया दिया अपन। ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, sir. चलिए, अब हम इसमें एक और इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, ए और बी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि 2 इवेंट इस पे हमने डिफाइन किए, दोस्त, ए और बी। ए हमने कहा सम ऑफ 2 फेसेस 6, और बी हमने कहा कि लार्जेस्ट ऑफ द 2 फेसेस इज 4। Then find the probability of A intersection B, और दूसरा है find the probability of A union B। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। 5/18 आ रहा है। देखो, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, दोनों साथ साथ नहीं, दोनों क्या होने चाहिए, साथ साथ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इस चीज को समझिएगा कि अगर कोई बोलता है कि भाई सम ऑफ द 2 फेसेस 6, तो सम ऑफ द 2 फेसेस 6 अगर हम देखें तो यहाँ से ये चालू होने वाला है। तो मतलब कि सम ऑफ द 2 फेसेस 6, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला केसेस जो है ये शायद अपना बैठ रहा होगा। देख लीजिएगा आप। तो सम ऑफ द 2 फेसेस 6 में मेरे ख्याल से ये आएगा। अब कोई पूछता है लार्जेस्ट ऑफ द 2 फेसेस 4, तो मेरे हिसाब से जो लार्जेस्ट ऑफ द 2 फेसेस 4 वाली अगर हम बात करें, अगर आपको लगे तो आप बतलाइएगा, और कुछ डाउट हो तो वो भी बतलाइएगा। क्या ये दिख रहा है जो मैंने घेराबंदी की है, यही होगा? Yes, sir. Yes, sir. किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है सर ये 4 कैसे ले लिया आपने? तो भाई मेरे 4 में देखो, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 2 फेस, तो माय आंसर विल बी 4। कोई पूछे 4 में कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 फेस, तो माय आंसर इज अगेन 4। तो अगर कोई बोल रहा है कि लार्जेस्ट ऑफ द 2 फेस इज 4, तो ये भी केस उसमें इंक्लूड होगा। ये और बात है कि मिनिमम भी अगर इसका कोई पूछे मेरे को 4 और 4 में सबसे छोटा कौन है, तो 4 ही है। 4 और 4 में जैसे आपने देखा होगा ना, मैक्स फंक्शन या मिन फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं कैलकुलस में, तो जहां इक्वालिटी होती है दोनों फंक्शन की, वो पॉइंट हम ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि हम लोग बोलते हैं वो मैक्स का ही पॉइंट है या मिन का ही पॉइंट है, क्योंकि दोनों वैल्यू अगर सेम है तो उसमें बड़ा क्या बतना है, छोटा क्या बतना है।
दोनों को ही बड़ा बतला सकते हैं, दोनों को ही छोटा बतला सकते हैं। तो अगर कोई बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में मुझे तो लग रहा है कि एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है और एक मुझे ये एलिमेंट दिख रहा है, क्योंकि दोनों साथ साथ होने चाहिए ना। तो यानी कि हम लोग बोले कि पी ए इंटरसेक्शन बी अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या बोलूंगा 2/36, है ना। और कोई पूछे ए यूनियन बी, तो सैंपल स्पेस तो 36 का ही है भाई। और अगर हम सारे केसेस अगर देखें, देखना ध्यान से, तो आप देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो अगर हम काउंट करें, ये दिख रहा है ना 4 1 4 2, ठीक है। तो ये और ये 4 2 और 2 4 ये 2 बार काउंट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये, और ये 8 1 5 वाला, ये 9 और ये 10, सिर्फ 10 ही केसेस आएंगे। तो इसका क्या आएगा 5/18। आई होप इट इज क्लियर। तो अगला सैंपल स्पेस जो है उसको मैं आपको नहीं बतला रहा हूँ, आप खुद ही बनाइएगा, मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ उसमें बस, ठीक है ना। सेकेंड जो है, throwing a coin thrice, thrice मतलब 3 times, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आप सैंपल स्पेस बनाइए और इसके आंसर्स दीजिए, बाकी मैं सिर्फ आंसर कंफर्म करूंगा, ठीक है ना। और फिर कोई पार्ट में अगर दिक्कत हो तो बतला दीजिएगा। throwing a coin thrice, find the probability that, पहला है at least one head, find the probability that पहला है at least one head, दूसरा है at most one head, तीसरा है alternate head and tail, चौथा है both head and tail, पांचवा है exactly one head, और छठा है no two consecutive head। ठीक है, करिए। तो पहले वाले का हो गया 7/8, दूसरे वाले का बतलाइए। 4/8 4/8 4/8, तीसरे वाले का 2/8 2/8 1/4 2/8, that is 1/4, चौथे वाले का 6/4 3/4, yes sir पांचवे वाले का 3/8 3/8 और लास्ट वाले का 5/8 5/8 ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बतलाएं, मेरे ख्याल सारे आंसर सही है, ठीक है। तो अब मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, क्योंकि तो शीट मैंने डाल दी थी, अगर आपने चेक कर लिया हो तो, ठीक है ना। तो पहली चीज क्या है कि इलस्ट्रेशंस आपने देखे होंगे, करते हो ना इलस्ट्रेशन वगैरह या नहीं करते? करते हैं सर। करते हैं सर जरूर करना, क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। डू योरसेल्फ तो ठीक है, नॉर्मल है, बट इलस्ट्रेशंस आर ऑफ गुड लेवल। तो 1 2 3 थ्योरी वेरी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो जितनी बतला दी वो काफी है। 4 5 6 7 and do yourself 1 and 2। तो एक्सरसाइज 1 में जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 1 होगा वो आप कर लीजिएगा। इसमें क्या है, कुल मिला के आपके पार्ट 1 में 12 सवाल है, तो ये 12 के 12 करने हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो yes sir हाँ, लगे रहो एनर्जी से। बाय बाय।